में क्लियर कट ये बात कही है कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज पे जो इंक्रोचमेंट है वो हमारी पहली प्रायोरिटी है। हमारे आबाओ अजदाद की जो ज़मीनें हैं, अगर उन ज़मीनों को हुकूमत सही से संजो ले तो शायद अक़लियतों के तमाम मसाइल, तमाम डेवलपमेंट के इश्यूज उन ज़मीनों से आने वाले रेंट से या उन ज़मीनों के क्या जो रेवेन्यू होगा उनसे जनरेट हो सकते हैं। इसलिए हुकूमत बहुत संजीदा है। हम वादा करते हैं हमारी सरकार बनेगी तो हम वक्फ बोर्ड को हर वो ताकत देंगे जो तेलंगाना में वक्फ बोर्ड की ज़मीनों को महफूज रख सके। ये एकदम क्लियर कट हमारा वादा है और ये वादा हमने लिखित में किया है। ये हमारा वादा केसीआर की तरह झूठा वादा नहीं है। केसीआर ने झूठे वायदे किए, लेकिन आज हालत यह है कि वक्फ बोर्ड की जमीनें तो छोड़िए, वक्फ बोर्ड के जो कागजात हैं वो कहां सील पैक होकर के रख दिए गए हैं कि अगर आज कोई मीडिया का साथी या कोई आरटीआई लगाने वाला या कोई एक्टिविस्ट अगर चाहे कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज के कागजात उसे मिल जाएं तो ये हुकूमत उसे कागजात तक देखे जाने की इजाजत नहीं दे रही। आप सारे लोग इस बात से वाकिफ हैं। तो हम आपको मुतमईन करते हैं कि सरकार बनते ही वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज के तहफ्फुज के लिए हम पूरी जिम्मेदारी से काम करेंगे और इसकी जवाबदेही मैं खुद इमरान प्रतापगढ़ी खुद ले रहा हूं एज ए माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के नेशनल चेयरमैन की हैसियत से, एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हैसियत से। जी ये बताइए कि माइनॉरिटीज क्यों कांग्रेस को वोट? सवाल अच्छा है। क्यों बोले तो माजी में यही लोग जो आज लैंड ग्रैबर जो वक्फ प्रॉपर्टी का आगे उसका सपोर्ट तो कांग्रेस ही करी थी। सवाल बहुत अच्छा है कि कांग्रेस को क्यों वोट करें। मैं पलट के एक सवाल पूछता हूं कि टीआरएस को माइनॉरिटीज ने क्यों वोट किया। कुछ वायदे थे, कुछ दावे थे, कुछ कहा गया था केसीआर साहब की तरफ से, एक भी वायदा सच्चा साबित नहीं हुआ। कांग्रेस वायदा नहीं कर रही है, लिख करके दे रही है, डिक्लेरेशन कर रही है प्रॉपर। पहली बार ऐसा हो रहा है कि अलग अलग कम्युनिटीज के लिए हम लिख करके बाकायदा डिक्लेरेशन कर रहे हैं कि हमारी हुकूमत आते ही हम ये करेंगे। सबसे जरूरी बात, हमें इसलिए अक़लियत के लोग वोट करें कि हम उनसे ये कह रहे हैं कि हम माइनॉरिटीज के एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट के लिए हम अलग से योजना लेकर के आ रहे हैं, अलग से स्कीम्स लेकर के आ रहे हैं। पीएचडी से लेकर के हाई स्कूल तक, इंटरमीडिएट तक बच्चों की पढ़ाई के लिए, एमफिल के लिए हम अलग से बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे। पहली बात कि हम तालीम के लिए अलग से बजट रखेंगे और सिर्फ बजट रखेंगे नहीं, उससे कोशिश करेंगे कि आवाम के बीच तक वो बजट पहुंचे भी। दूसरी बहुत अहम बात कि हमने ये वायदा किया है कि हैदराबाद और तेलंगाना के जो अक़लियत के लोग हैं वो छोटे कारोबार करते हैं, उनको छोटे छोटे फाइनेंस की ज़रूरत है, छोटे छोटे लोन की ज़रूरत है। हम माइनॉरिटीज़ के लिए अलग से एक बोर्ड बना रहे हैं, फाइनेंस कॉरपोरेशन, जिसके ज़रिए हम माइनॉरिटीज़ के लोगों को सब्सिडाइज तरीके से कम इंटरेस्ट पर सरकार की तरफ से उन्हें कोशिश करेंगे कि लोन मुहैया कराएं ताकि वो अपना। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि एक परिंदा होता है, वो रात में जब सोता है तो अपनी दोनों टांगें ऊपर कर लेता है। उसे लगता है कि जब आसमान गिरेगा तो मैं अपनी टांगों से उसे रोक लूंगा। तो बहुत सारे लोग इसी तरह की जद्दोजहद में, उन्हें लगता है कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है हम ही करेंगे, हम ही से हो रहा है। जबरदस्ती की क्रेडिट लेना बंद करिए। इमरान प्रतापगढ़ी को जिताने के लिए कांग्रेस पार्टी के 41 एमएलए प्लस 3 वोट हमारे पास एक्स्ट्रा थे, जो कि 44 के 44 वोट इमरान प्रतापगढ़ी को मिले हैं। ये झूठ बोलना बंद करिए। क्या 2024 के इंतखाबात कांग्रेस विन करेगी? बिल्कुल जी, और अगर ऐसा होता है तो बिल्कुल स्वीप करेगी। मैं तो तेलंगाना की आवाम से एक बात मुसलसल कह रहा हूं कि ये जो तेलंगाना का असेंबली इलेक्शन है ये महज इलेक्शन नहीं है, ये 2024 का सेमीफाइनल है। तेलंगाना हमें असेंबली इलेक्शन जिता के दे, यहाँ हमारी हुकूमत बना के दे। हम यहाँ की आवाम से वादा करते हैं कि 2024 में दिल्ली में कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस सरकार बनाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहली बात। दूसरी बात कि तेलंगाना को हम क्या देंगे, आपका सवाल यह है। तेलंगाना ही हमने दिया है। तेलंगाना बनाने वाली कांग्रेस पार्टी है, तेलंगाना के मूवमेंट को एक्सेप्ट करने वाली कांग्रेस पार्टी है। तो तेलंगाना स्टेट हमने दिया है। जब उस स्टेट से हमें इतनी मोहब्बत है कि हमने अपने सियासी नुकसानात झेल कर भी स्टेट फॉर्म किया, स्टेट बनाया, तो आप अंदाजा लगाइए
कि सोनिया जी के दिल में, राहुल गांधी जी के दिल में, खरगे साहब के दिल में, पूरी कांग्रेस पार्टी के दिल में तेलंगाना को लेकर के कितनी हमदर्दी होगी। यहाँ असेंबली इलेक्शंस को लेकर के हमारा जो डिक्लेरेशन है, हमारे अलग अलग कम्युनिटीज से जो वायदे हैं वो आपके सामने, हमारा मैनिफेस्टो आपके सामने। पार्लियामेंट का इलेक्शन आएगा तो हम उसके लिए तेलंगाना के लिए अलग से कोशिश करेंगे कि कुछ डिक्लेरेशन लेकर के आएं, और वो उस टाइम पे हम बताएंगे। लेकिन हम इतना वादा करते हैं कि तेलंगाना हमें सरकार बना के दे, हम दिल्ली जीत करके तेलंगाना की झोली में डालेंगे। क्या कांग्रेस? बहुत अच्छा सवाल है, और मुझे लगता है कि हैदराबाद में खासतौर से ये सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए। पूरे हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी तकरीरों के जरिए बताया जाता है कि हैदराबाद और तेलंगाना तो बिल्कुल महफूज है, जबकि ये वही तेलंगाना है, ये वही हैदराबाद है जहां 77,000 एकड़ जमीनों में से तकरीबन लगभग 60,000 एकड़ जमीनें या तो लूट ली गई हैं वक्फ की, या तो बेच दी गई हैं। बेचने वाले कौन हैं, लूटने वाले कौन हैं, किसका किसका हिस्सा है, अवाम समझती है, अवाम जानती है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी इमरान की सपोर्ट कर रही है। तो पुराने शहर के इलाके में 90% मुसलमान हैं, वहाँ गैर कौम के हमारे भाई को ले जाके डाले, क्यों लड़ने वालों को वहाँ पर टिकट देंगे? आपके दो सवाल हैं। पहला सवाल ये कि क्या बीआरएस भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रही है? हाँ, सपोर्ट कर रही है। ट्रिपल तलाक से लेकर के प्रेसिडेंट के इलेक्शन से लेकर के वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से लेकर के, मैं पार्लियामेंट का मेंबर हूं, मैंने वहां देखा है कि जब भी कोई ज़रूरी बिल होता है तब बीआरएस भारतीय जनता पार्टी को या तो सपोर्ट करती है, उनके सपोर्ट में वोट करती है, या फिर वॉकआउट कर जाती है। वॉकआउट का मतलब भी सपोर्ट करना ही होता है। दूसरी बात, आज तक पिछले 9 साल में भारतीय जनता पार्टी के सेंट्रल गवर्नमेंट ने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स पूरी अपोजिशन पार्टीज पे छोड़ रखा है, लेकिन बीआरएस इससे अछूती है, एमआईएम इससे अछूती है। यह रिश्ता क्या कहलाता है? जिस जुर्म में मनीष सिसोदिया पिछले 6 महीने से, संजय सिंह पिछले 1.5 महीने से जेल काट रहे हैं, उस जुर्म के जो असली सूत्रधार हैं उनको पूछताछ के लिए भी नहीं बुलाया जा रहा है। तो यह रिश्ता क्या कहलाता है? पहली बात। दूसरा आपका सवाल है कि अक़लियतों को टिकट क्यों नहीं दे रही है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी ने अक़लियतों को टिकट दिया है। टिकट देने के लिए बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, विनिंग सिचुएशन देखी जाती है, कैंडिडेट देखा जाता है, और हमने कोशिश की है कि हम ज़्यादातर ऐसी जगहों पर टिकट दें जहां कैंडिडेट जीत करके असेंबली में पहुंचे, ताकि जीतने वालों का परसेंटेज बढ़ सके। हम इस कोशिश में हैं और हमें पूरा यकीन है कि हम इसमें कामयाब होंगे। और एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूं तेलंगाना की आवाम से कि टिकट सिर्फ विधानसभाओं के ही नहीं होते हैं, असेंबली का ही टिकट नहीं होता है, उसके बाद भी टिकट होते हैं, एमएलसी के टिकट होते हैं, राज्यसभा के टिकट होते हैं। तो मुतमईन रहिए, हम यकीन दिलाते हैं तेलंगाना की आवाम को कि राहुल गांधी जी का जो वादा है कि हम हिस्सेदारी के मुताबिक भागीदारी देंगे, तो हम आने वाले वक्त में बाकी जो इलेक्शंस आएंगे, जिसे आप एमएलसी का इलेक्शन कहते हैं, जिसे आप राज्यसभा का इलेक्शन कहते हैं, या फिर हुकूमत बनने के बाद जो बहुत सारी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होती हैं, हम उसमें अक़लियत के लोगों को पूरी नुमाइंदगी देंगे, ये यकीन दिला रहे हैं। पिछले राज्यसभा इलेक्शन में एमआईएम ने आपको सपोर्ट किया था, उनके 2 वोटों से आपने सीट हासिल की, फिर आप दोनों के बीच में एक क्लैशेस क्यों है? बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मैंने आज तक इस सवाल पे कभी जवाब नहीं दिया। आज चूंकि मैं हैदराबाद में बैठा हूं तो मैं इसका जवाब दे रहा हूं। महाराष्ट्र के राज्यसभा के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी ने मुझे कैंडिडेट बनाया। आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में राज्यसभा का इलेक्शन जीतने के लिए 41 वोटों की जरूरत थी, 41 एमएलएज की जरूरत थी। कांग्रेस पार्टी के पास वहां 44 एमएलएज ऑलरेडी हैं। इमरान प्रतापगढ़ी को 44 वोट अपनी पार्टी के पूरे मिले, जबकि मुझे जरूरत थी 41 वोट की, लेकिन मुझे 44 वोट मिले हैं, मेरी ही पार्टी के 44 के 44 वोट। अब पलट करके आप उनसे पूछिए जो ये दावा करते हैं कि हमने इमरान प्रतापगढ़ी को वोट दिया, उनसे पूछिए कि आपने इमरान प्रतापगढ़ी का नाम लेकर के शिवसेना को वोट दिया या बीजेपी को वोट दिया।